जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज ऑफ विद मास्टर जी में। पॉलिटी की सीरीज में हम 13 क्लास कर चुके हैं और हमने लास्ट क्लास में हमारे जो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उनको शुरू कर दिया था। उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जी फैक्ट्स पढ़े थे। इसके साथ ही जो आर्टिकल 36 है राज्य की परिभाषा वो कर ली थी। आज हम उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का। उसमें क्या था कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में। कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 में। किस देश से हमने लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड ने किस देश से लिए हैं? आयरलैंड ने लिए हैं स्पेन से लिए हैं। इसके साथ ही फिर जो हमारे केटी सहायक प्रमुख विद्वान हुए थे उन्होंने इनको क्या कहा था? हमारे जो भाग 4 को उन्होंने कहा था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसको राज्य अपनी मर्जी से इनका भुगतान करता है। इसके साथ ही उनके बारे में जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे उनका क्या कहना था कि एक राज्य को लोक कल्याण के लिए मजबूर करेंगे और इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये क्या है? एक अनूठी पहल है। अनूठी पहल की बताया गया था किसको? नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो दूसरा फिर इसके बाद ग्रेनविच ऑस्टिन थे एक जो विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और इसके साथ साथ ही जो टी कृष्णमाचारी थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इसे भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा था। फिर उसके बाद हमने राज्य की परिभाषा पढ़ ली थी। राज्य की परिभाषा क्या थी कि राज्य का मतलब किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से नहीं था, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से नहीं था। वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं जिसके खुद की कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, कानून बनाते हैं और उनके पास खुद का पैसा है। वो उनको जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं उनको लागू कर पाते हैं। तो वो सब क्या है? राज्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बिजली डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, जल बोर्ड हुआ, और इसके साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो इस तरह की जो संस्थाएं हैं सभी क्या हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आज बात करते हैं अनुच्छेद 37 से। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि निर्देशक जो तत्व हमारे सिद्धांत हैं कानून की किसी भी अदालत में लागू नहीं है। यानी कि साफ साफ कहता है कि यदि राज्य इन जो दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो सिद्धांत हैं इस भाग 4 में, अगर उनको लागू नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 37 कहता है कि हम उनको लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ना खुद सुप्रीम कोर्ट उनको लागू करवाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। तो आर्टिकल 37 इस चीज़ का निषेध कर देता है। तो उसके बाद आर्टिकल 38 देखते हैं कि नागरिकों के कल्याण के लिए सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। यानी कि जो लोगों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी राज्य सरकार जिसमें लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। यानी कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो किसी तरह का, और वहाँ रहते हुए आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस तरह का जो एनवायरनमेंट प्रदान करना किसका कार्य है? राज्य सरकार का, राज्य का काम है ये। तो ये किसने कहा है? आर्टिकल 38 इसकी अनुमति देता है। ये उनको, राज्य को उनका कर्तव्य बताता है कि आपका कर्तव्य है भाई, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था भाई। वो है 39 क, ख और ग। इससे पहले की क्लास में मैंने पढ़ा था कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें 5 भागों को जोड़ा गया था, जिसमें 39 क भी जोड़ा गया था। इससे पहले 39 क इसमें नहीं आता था। अभी 39 क और ये ख ग में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि क है कि समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें कही गई है। यानी कि सबको न्याय समान मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कानूनी, अगर कोई अमीर है, गरीब है, या उसकी कंडीशन कैसी भी है, तो उनको न्याय में किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 39 का क भाग कहता है निःशुल्क विधि सहायता। यानी कि यदि कोई गरीब आदमी है और उसके पास अगर किसी केस में वो फंस जाता है, कोई चाहे उन्हें गुनाह किया हो या ना किया हो, अगर वो अदालत में जाता है और उसके पास किसी वकील को करने के भी पैसे नहीं हैं, तो उसको फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से वकील प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो क्या है? इसका अधिकार कौन से उसमें आता है? अनुच्छेद 39 में। तो उसको वकील देना राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 39 के तहत। और समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि यदि कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष कह सकते हैं,
या कोई एक 18 साल का व्यक्ति, 20 साल का व्यक्ति, 14 साल का व्यक्ति, और इसके अलावा कोई एक 30, 40, 50 साल का व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं और एक ही कार्य कर रहे हैं, तो इनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता कि एक को हम पैसे दे रहे हैं 10,000 और एक उसी कार्य के लिए पैसे ले रहे हैं 50,000। तो ये सब क्या है, ये ऐसा गलत है। और आर्टिकल 39 कहता है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाएगा। अगर कार्य में डिफरेंस है तो वेतन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर कार्य सेम है तो वेतन भी सबको समान मिलेगा। उसमें लिंग, वचन, जाति, धर्म किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 39 का ख भाग कहता है, वो कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी कि ऐसा धन जो एक आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके लिए रूल रेगुलेशन के लिए, उन नई नीतियों के लिए, उनके लिए रखा गया है, तो उस धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से किया जाएगा ताकि जिससे जनता का, समाज का हित हो सके, उनके लिए अच्छे साधन उपलब्ध हो सके। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री फंड में इसके लिए पैसा जमा किया गया था जनता के द्वारा, तो उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं चला। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जो भी इस तरह का जो पैसा होता है वो जनता की भलाई के लिए लगाना चाहिए, समाज की भलाई के लिए, सार्वजनिक हित के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है। तो इसके बाद आर्टिकल 39 का ग भाग कहता है कि धन का समान वितरण किया जाएगा। यानी कि अगर कोई योजना सरकार लेकर आती है तो उस योजना के अंतर्गत जितने भी आदमी आते हैं तो सबको क्या है, समान वितरण किया जाएगा धन का। या कोई काम देती है सरकार तो उस समय भी धन का समान वितरण किया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सभी में। हाँ, हालांकि जैसे क्वालिफिकेशन के बेस पर या फिर काम के बेस पर यह डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पहले की तरह जैसे बता, अगर काम सेम है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसी तरह जो धन है, अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उनकी क्वालिफिकेशन में या किसी और तरह का काम नहीं है, जैसे बुढ़ापा पेंशन होती है, बुढ़ापा पेंशन में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है और कुछ नहीं है, तो अगर जो इस तरह का वितरण कर रही है सरकार धन का, तो उसमें क्या है, सबको बराबर पैसे मिलेंगे। ये नहीं है कि किसी को 5 साल मिलते हुए गई पेंशन तो उसको हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, और अगर जिसी ने अभी अभी नई लागू करवाई है तो उसको हम 2,500 रुपये ही देंगे। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। धन का सभी के सभी लोगों में समान वितरण किया जाएगा, सभी में बराबर बांटा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 40। जो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। जो गांधी जी के विचार थे स्थानीय स्वशासन के और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के, तो उनको सभी हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो गांधी जी के विचारों को स्थान दिया गया है वो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही दिया गया है, भाग 4 में ही इनके विचारों को स्थान दिया गया है। और जो ग्राम पंचायतों से संबंधित जो संगठन बनाने का, ग्राम पंचायत का संगठन करने का जो दायित्व है, कर्तव्य है सरकार का, वो अनुच्छेद 40 के तहत आता है। तो ग्राम पंचायतों की जब भी बात होगी तो अनुच्छेद 40 आएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, तो ग्राम पंचायत आती हैं, उनका संगठन की बात कही गई है अनुच्छेद 40 में, 40 में। फिर अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारों, दिव्यांगों, वृद्धजनों, बीमारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जो वृद्धावस्था पेंशन है उनको प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, कोई किसी को कार्य करने से नहीं रोक सकता। शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति शिक्षित, अगर कोई शिक्षा लेना चाहता है तो उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कोई किसी को शिक्षा लेने से वंचित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। बेरोजगार, दिव्यांग हुए, बेरोजगारों, दिव्यांग, वृद्ध हैं, उनको बीमार हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य किसका? राज्य सरकार का। अगर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी है, चाहे वो बूढ़े हों, बीमार हों, ये अपंग हों या बेरोजगार हों, उनका राज्य का कर्तव्य है कि उनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। और वृद्धावस्था पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है, ये सब भी क्या है, अनुच्छेद 41 में के अंतर्गत ही आते हैं। ये राज्य का कर्तव्य है कि बुढ़ापा जो वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है वो लोगों को ये पहुंचती रहे, उनको दी जाए ताकि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। लेकिन अगर ये नहीं मिलती है, अगर सरकार अभी पेंशन मिल रही है वृद्धावस्था पेंशन और उसको नहीं देती है, रोक देती है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये राज्य की मर्जी है। अगर राज्य सरकार देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं देगी। ये उस पर राज्य की मर्जी पर डिपेंड है
इसके लागू करवाने के लिए हम कहीं कोर्ट में या कहीं नहीं जा सकते, जो कि आर्टिकल 37 ने साफ साफ इसको मना कर दिया था। तो इसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल 42। इसमें कहा गया है कि कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवोचित वातावरण व प्रसूति सहायता का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो न्यायोचित और मानवोचित है, इसका मतलब लगभग एक समान है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि ये मेनली ये क्या है कि महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को या महिला को वही काम देना चाहिए जो उसके लिए सही लगे या उसके लिए वो करने के उसके लायक हो। यानी कि अगर उसको बीमार चल रहा है और उसको एक हैवी वर्क देंगे, क्या है उसको प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको कुछ, महिला बीमार है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको इस तरह का काम दो कि उसको जो ज़्यादा उस पर लोड भी ना पड़े और वो काम भी धीरे धीरे करती रहे। यानी कि बिल्कुल फ्री मत करो, लेकिन कोई इजी सा काम दे दो उसको। तो ये सब क्या है, न्यायोचित और मानवोचित वातावरण प्रदान करना राज्य का काम है। इसके साथ ही प्रसूति सहायता प्रदान करना। प्रसूति सहायता यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या प्रावधान किया गया है, उसमें आर्टिकल 42 कहता है। आर्टिकल 42 इसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया कि जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई तो आजकल जो टेक्नोलॉजी चली हुई है, तो डॉक्टर क्या है पहले ही टेस्ट करके एग्जैक्ट डेट बताते थे कि लगभग 8, 9, 10 जैसे जो भी डेट रहती है कि इस तारीख को डिलीवरी की संभावना है। तो वो क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने ये प्रावधान कर दिया कि डिलीवरी डेट से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी, आपको छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि ये केवल सरकारी जॉब में होता है, प्राइवेट जॉब वाले ये छुट्टी नहीं देते हैं। लेकिन सरकारी जॉब पे में ये जो डिलीवरी से 3 महीने पहले उसको छुट्टी दे दी जाती है और 3 महीने बाद तक की छुट्टी रहती है। और उसमें इस बीच में उसकी कोई सैलरी भी नहीं काटी जाती है, उसको पूरी सैलरी भी दी जाती है। ये प्रसूति सहायता के तहत महिलाओं को अधिकार दिया गया है। एक तरह से अगर वो सरकार ना देना चाहे छुट्टी तो आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ये आर्टिकल भाग 4 में आते हैं, ना कि भाग 3 में। भाग 3 के लिए आप बाध्य कर सकते हैं सरकार को, भाग 4 के लिए नहीं कर सकते। नहीं देना चाहे तो नहीं दे, वो राज्य की मर्जी है, लेकिन राज्य भी देती है। इसके साथ ही क्या है, अभी क्या है भाई, ये महिला प्रेग्नेंट है, इस सबके पीछे कौन है, आदमी ही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर फादर उसको ये महिलाओं को अधिकार दिया गया तो फादर के भी तो कुछ अधिकार होंगे भाई। फादर को क्या कहा गया है, इसमें फादर को 3 महीने की छुट्टी नहीं दी जाती। फादर के लिए क्या है, उसमें 15 दिन का छुट्टी का पीरियड जो अलाउड किया गया है। यानी कि डिलीवरी से 15 दिन पहले और डिलीवरी के 15 दिन बाद तक पिता को भी छुट्टी दी जाएगी। ये भी क्या है सरकारी जॉब में होता है, प्राइवेट वाले नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए भी तो कोई चाहिए, इसीलिए उसको भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की छुट्टी दी गई है और उसका भी कोई सैलरी नहीं कटता है। तो ये क्या है, प्रसूति सहायता के अंतर्गत अनुच्छेद 42 इसका प्रावधान करता है। तो आगे चलते हैं अनुच्छेद 43 में। और इसके साथ ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हर महीना, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन की छुट्टी का ये जो व्यवस्था है वो की गई है महिलाओं के लिए। महीने में 3 छुट्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए दी गई है, क्योंकि एक नेचुरल प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है भाई। और उसके लिए 3 दिन की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी छुट्टी की मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ये की थी केरल सरकार ने। तो अभी बाकी सभी राज्यों में हो सकता है अभी लागू ना हो, लेकिन धीरे धीरे लागू हो जाएगी या करनी चाहिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल 43 में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कर्मकार यानी कि कार्य करने वाले मजदूर व्यक्ति, उनको इतनी जो मजदूरी है पैसा इतना तो जरूर देना चाहिए ताकि उनका निर्वाह हो जाए, उनका जीवन यापन हो सके। इतना पैसा उनको काम के लिए देना चाहिए। आर्टिकल 43 इसका कहता है ये नहीं है कि भाई हमने काम करा लिया और उसको हम पैसे दे रहे हैं 10 रुपये, क्योंकि अगर हमने फ्री में काम कराया उससे क्या होगा, जो हमने ये भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े थे आर्टिकल 23, उसका उल्लंघन हो जाएगा और हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी से फ्री में कार्य नहीं करवा सकते, ये आर्टिकल 23 कहता है और वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर उसने 100 रुपये का वो काम किया है और उसको 10 रुपये दे दिए, तो हालांकि नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए, इतने पैसे तो जरूर देने चाहिए किसी मजदूर को ताकि उसका जीवन यापन हो सके।
लेकिन अगर वो 10 रुपये दे दिए उसको तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि उसने फ्री में काम नहीं करवाया, उसके लिए पे किया है, भले ही कम किया है, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसकी प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जो गांधी जी कहते थे कि कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, इन सब उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। हथकरघा उद्योग हुए, उन सबको बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43 में बात कही गई है। गांधी जी के विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में इस भाग में रखा गया है। इसके साथ ही लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक तो 39 क जोड़ा गया था, एक नया भाग, एक 43 क और 43 ख इसमें जोड़े गए थे। 43 क्या क्या कहता है कि कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी। कर्मकार कोई वही जो काम करने वाले हैं, कहते हैं प्रबंधन में हिस्सेदारी मिले कि अगर किसी कार्य का कोई ये संस्था है, कोई और है, प्रबंधन कर रहे हैं, को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मजदूरों की भी राय लेनी चाहिए। अगर क्योंकि ये पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी है, फैक्ट्री शुरू होती है, सुबह 7 बजे शुरू होती है और मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या आप 7 बजे आ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखो ऐसे हो सकता है कि मजदूर इस तरह से कहेंगे नहीं 7 बजे हमसे नहीं पहुंचा जाएगा, सभी मना कर दें कि नहीं हम तो 10 बजे आएंगे, लेकिन वो उसके लिए नहीं है। ये उसमें कहा गया है कि भाई अगर किसी की एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो मजदूरों से बात जरूर करनी चाहिए एक बार, कि अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो आप 7 के बजाय 8 कर सकते हैं, शाम को 1 घंटा लेट करवा लीजिए काम। लेकिन कर्मकार हैं, जो मजदूर हैं, उनको प्रबंधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए प्रबंधन में। दूसरा, सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समिति यानी कि जो साथ मिलकर, ऐसी समितियां जो साथ मिलकर कार्य करते हैं, मतलब 15-20 व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें वो मिलकर उसको काम करते हैं एक साथ मिलकर। और राज्य सरकार क्या करती है, उसमें खाली ये देखती है कि क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है तो सरकार इसमें बता देती है कि भाई ये गलत हो रहा है, या ऐसे ऐसे करो। तो जो सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है, ये भी एक तरह से, ये जैसे होते हैं ना ग्रामीण लेवल पे कह लो या स्थानीय लेवल पे कह लो, उस तरह का होता है। सहकारी समितियां बना दी जाती है 15, 20, 25, 30 लोगों की, तो उनके गठन की बात कही गई है आर्टिकल 43 के ख भाग में। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 44। ऐसा करते हैं आज 43 तक ही कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्लास क्या है लंबी हो जाएगी। और आर्टिकल 44 में थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आर्टिकल 44 से लेके 51 तक कंप्लीट कर देंगे। जो भाग 4 हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी क्लास, पूरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करके आगे का स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इसमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं। डेली नहीं, यानी कि एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, लेकिन रेगुलरली कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही जीएस की एक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, डीपली कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और आप साथ साथ ये है कि जो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पीडीएफ बना सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा बात बता दी गई जाती है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा नहीं होता, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।